एक इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन क्या है मैं बताता हूं आपको। सब कुछ आप देख ही रहे हो आजकल, ठीक है। जैसे जैसे डेट आगे जाएगी चांसेस कम है कि दोबारा से एग्जाम हो, ये एकदम क्लियर है। मेरे को ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता होगा। अगले साल के लिए टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगा, ये जो पिछले 2 महीने में हुआ ये बहुत असाधारण था। ऐसा नॉर्मली कभी होता नहीं है और ये सबके लिए अजीब था, आपके लिए भी मेरे लिए भी। अब क्या करना है, मैं अगले साल के लिए बताना स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे बताना भी चाहिए। जो नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए जाना चाहते हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसीजन मेरे पूछने से नहीं होगा, डिसीजन इस बात से नहीं होगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ कुछ भी रहे, तुझे एक सीट चाहिए। ये मोटिवेशन के लिए बोलने के लिए ठीक है, पर मुश्किल होता है ये समझना कि मेरे को एक सीट चाहिए, मैं कितने नंबर लाऊं। पर बेटा और क्या बोल सकते हैं ये बता जल्दी से। मैं तेरे को बार बार ये चीज बोल रहा हूं, डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा, डिसीजन के अराउंड काम तुझे करना पड़ेगा, एफर्ट तेरा होगा। तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना बेटा, तू किसी को बोल सकता है कि मैंने आपके कहने से किया। अपना बेस्ट डिसीजन लो। और डिसीजन हमेशा बेटा ऐसा नहीं होता है कि अपनी गट फीलिंग पर होता है, मैं कर सकता हूं कि नहीं। इस बात पे नहीं होता कि ये कंडीशन है वो कंडीशन है, क्योंकि तू फैमिली को अभी सपोर्ट नहीं कर सकता तो नहीं कर पाएगा। अभी तेरी एज कम है, तू कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहा। तो उन चीजों को लेकर डिसाइड करेगा तो शायद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा प्रेशर फील करेगा। प्रेशर तेरे को भी रहेगा, मुझे भी रहेगा, सब लोगों को रहेगा। और ये रहता भी है बेटा, जब आपको हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिस तरह के डाउट पूछते हैं, उनका बातें सुन के ऐसा लगता है इसका इस साल पक्का नहीं होगा, क्योंकि वो इतना वीक है इस वक्त। 1 साल से ज्यादा समय लगना ही है उसको। तो ये प्रेशर मेरे ऊपर भी तो है। मैं उसको डायरेक्टली कैसे बोलूंगी यार तेरा मुश्किल है इस साल, है ना मेरे ऊपर प्रेशर। तो ऐसी बात मैं तेरे को क्लियरली बता देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो डिसाइड कर चुके हैं 25 के लिए जा रहे हैं, समय कम है। आपके वो सारे सवालों के आंसर हमें जल्दी जल्दी देने चाहिए जो आप सोचते हो, और जो इस असाधारण कंडीशन में स्थितियों में बना है कि क्या अगले साल पेपर टफ आएगा, इस बात की मुझे एक प्रॉपर एनालिसिस आपको बतानी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको यह बोल देता हूं बेटा कि हमने इतने ज्यादा ईयर्स तक पढ़ाया है, 14 साल लगभग होने जा रहे हैं, 15 साल होने जा रहे हैं। हमने वो समय भी देखा था जब लगभग 2-3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे भी नहीं बैठते थे नीट की परीक्षा में। 2009-10 के आसपास की बात है। और हम वो समय भी देख रहे हैं कि आज 24 लाख के आसपास बच्चा बैठ रहा है, जो जेई का जस्ट डबल है। तो कंडीशन धीरे धीरे बेटा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बदली। हमने पेपर को बदलते देखा है, हमने एक पूरा दौर देखा है कि कैसे पेपर बदला है, कैसे चीजें बदली हैं। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है टॉपिक को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। मैं इस बात को बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं, घमंड से नहीं बोल रहा, गर्व से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के एक प्रॉपर टीचिंग बैचेस में, क्लास में, उसमें हमने स्टार्ट करी थी कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ानी है। और आज मैं खुशी इस बात की कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं। और हमें टीचर्स की बात सुननी चाहिए कि हो सकता है किसी ऐसे टीचर से कोई ऐसी बात मिल जाए जो शायद मुझे क्लिक कर जाए और लाइफ में अच्छा कर सकूं। तो आज का जो बेटा ये मुद्दा है, ये मेन तो ये है कि मैं 2 चीजें पे बात करूंगा कि क्या सबसे पहले आपको लगता है कि पेपर टफ आएगा, कैसा आएगा, इसकी कोई एनालिसिस होनी चाहिए। आप मेरा व्यू नहीं जानना चाह रहे, आप ये नहीं जानना चाह रहे कि सर आपको क्या लगता है। आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या सर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको कैसा लगता है पेपर कैसा आएगा, या आपको कैसा लगता है कि टफ आएगा तो किस तरह का टफ आएगा, क्या एनसीईआरटी के बाहर जाएगा, आपको क्या लगता है, ये आप जानना चाहते हो, ये व्यू जानना चाहते हो। आप ये नहीं जानना चाहते कि सर आपका मन क्या कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब व्यू में मतलब आप कोई लॉजिकल बात करो, ये आप जानना चाहते हो। यस, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, आप मेरे से क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि बेटा मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है जो ये बता देता है कि पेपर को मैं एक्सपीरियंस के थ्रू फील कर सकता हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखो मैं 2 चीजें आपको यहां पे बता देता हूं। 2025 पेपर टफ बनेगा, बायो का टफ बनेगा, फिजिक्स का बनेगा, केमिस्ट्री का बनेगा। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेपर टफ होने का क्या मतलब है, मतलब पेपर टफ होने का क्या मतलब है, पेपर टफ होने का क्या मतलब, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो किसी से ना बने, या आपको कैसे पता चलता है पेपर टफ है इस साल का। हमें सिर्फ एक ही तरीके से पता चलता है बेटा, उस साल जब कट ऑफ लो जाती है ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस साल पेपर टफ था। बच्चों से बात करो तो हर एक बच्चे के अलग व्यू होते हैं और बहुत बड़ा सैंपल साइज होता नहीं है सही ऑब्जर्वेशन के लिए। तो पेपर टफ है ये पता कैसे चलता है उस साल की कट ऑफ से। तो हमने जो फील किया ना कि कौन से ऐसे ईयर्स थे जब पेपर टफ रहा, मैं आपको बताता हूं। एक मेरे ख्याल से 2015-16 उसका पेपर टफ था। किससे कंपेयर कर रहा हूं, 2017 से। और 2020 का पेपर में टफ फील कर रहा हूं किसके कंपैरिजन में, 2019 और 2021 से। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो किसी को रेफरेंस मान के करेंगे। 20 का पेपर बेटा आसान था 15 के हिसाब से, पर मैं उसके आसपास वाले ईयर से कंपेयर करूंगा। तो आप ये तो जानना चाहोगे ना कि सर टफनेस कैसी थी। ये तो मन कर ही रहा होगा आपका जानने का कि यार टफनेस कैसी थी सर, आप बताओ। और सही बात बताओ, एक तरीके से टफनेस किस तरह की थी, 20 में कैसी थी, 15-16 में कैसी थी। एक बढ़िया आइडिया देता हूं आपको। मेरे पास क्या है बेटा,
दो दो चीजों को कंपेयर करना है। 2016 का फेज 1 का एक बार पेपर ले लेते हैं और एक बार 2020 के पेपर की बात करते हैं। एक लॉजिकल रीजन बताऊंगा कि क्या आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप सही अप्रोच फॉलो कर सको। दूसरा मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा इस साल में क्या करने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग क्या होता है जब साल निकल जाता है तब कहते हैं ऐसा करना था। हम हर साल फील करते हैं कि चीजें बदल रही है, बच्चों के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे भी करना पड़ेगा। जितना तुम्हें दुख है कि मतलब कॉलेज कितने में मिलेगा उतना मुझे भी दुख है, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे सब्जेक्ट में तो पूरे आ जाए कम से कम, ताकि तू एक दो नंबर कटवाना हो दूसरे सब्जेक्ट से कटवा। ये मेरा तरीका है। ये चीज समझ में आ रही है? तो देख ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। देख सबसे पहले मैं अगर 2016 के पेपर की एनालिसिस करूं तो मुझे 15-16 ऐसे टॉपिक मिले जो एनसीईआरटी में है नहीं और जिनमें से कुछ ही टॉपिक हम क्लास में पढ़ाया करते थे। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे नोट से आया, ये मेरे नोट से आया, ये एनसीईआरटी से आता है। ये बात हम अब बोल सकते हैं, 15-16 में कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे जो मेरे तेरे नोट्स क्या बेटा दुनिया में किसी के नोट से नहीं होते थे। मेरी बात समझ ध्यान से। तो एमर्सन इफेक्ट बेटा क्या था? ये फोटोसिंथेसिस में होता है, यहां से एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में नहीं है। क्रॉप रोटेशन का क्वेश्चन आ गया था कि क्रॉप रोटेशन, ये तो बेटा 9th-10th की हो सकता है, साइंस की एनसीईआरटी में मुझे याद नहीं है। इसके अलावा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन का, कैसे आ गया ये? सोचो उन्होंने किस तरीके से दे दिया होगा। उसके बाद सोचो नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा हुआ, भाई ये कैसे याद करोगे आप? सारे एनिमल प्लांट याद करते हुए थोड़ी चलोगे। उसके बाद अवीना कर्वेचर टेस्ट, अब यहां पर मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं। अवीना कोरियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट ऑक्सिन का बायो एस्से है, ध्यान से सुनियो, ऑक्सिन का बायो एस्से है। अब जब ऑक्सिन का बायो एस्से इसने दे दिया, अवीना कर्वेचर टेस्ट ऑक्सिन का बायो एस्से दे दिया, हम अपने जो नोट्स लिखवाते हैं उसमें सबके बायो एस्से लिखवाते हैं। उसका रीजन है आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में अवीना वर्ड उसने यूज किया है कि अवीना सटाइवा पे काम किया है डार्विन ने। दूसरा उसने क्या नाम है हमारे पास, वेंट ने। दूसरा हमने बेटा ये भी ध्यान दिया है कि जो इथिलीन है ना, उसका जो रोल है वही बायो एस्से इथिलीन का, याद करो, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक। तो हम बायो एस्से अभी भी पढ़ाते हैं क्योंकि उसकी कुछ जड़ें हमारे पास 2016 से मिलती हैं और शायद आ जाए। यस। अब ऐसे एक टॉपिक है स्टैंडर्ड वैक्सीलियम मॉर्फोलॉजी में। वैक्सीलियम कहीं नहीं दे रखा, स्टैंडर्ड के बारे में लिखा हुआ है, पर कहीं ना कहीं हमें फील होता है क्योंकि फैमिली से आ रहा क्वेश्चन तो शायद ये पूछ दे तो इसलिए पढ़ा देते हैं। अब क्रॉप इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कम है ज्यादा है, इसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया था। वो कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल तरीके से कर सकते थे, वैसे तो गलत हुआ था। ऐसे इनहिबिन एक टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में है नहीं है ये आप मेरे से बेटर जानते होगे, पर सर पढ़ाते हैं एमडी सर। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन था बेटा 2016 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आए जो शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं थे, बहुत सारे लोग नोट्स में भी नहीं पढ़ाते थे। जो पढ़ाते थे वो बोल सकते थे कि मैंने पढ़ाया, लेकिन वो इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे उतना पढ़ना नहीं होता था। समझ पा रहा है? तो पेपर की कट ऑफ चाहिए। देख वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, ये देख रहा टॉपिक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, एंथोसाइनिन की बात कर रही है, कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी में। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिंक फिंगर प्रोटीन कहीं नहीं लिखा हुआ। फीचर ऑफ कैंसर सेल में टीलोमरेज एक्टिविटी, आप क्या पढ़ते हो कैंसर सेल में? भाई कैंसर सेल आसानी से मरता नहीं है, कैंसर सेल मेटास्टेज, ये सब पढ़ते हो। टीलोमरेज कहां लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। कैंसर सेल में टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, उसके टीलोमियर पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये सब हम भी पढ़ाते थे 2021 में बेटा, पर हमने खत्म कर दिया ये सोच के कि यार नहीं पूछेगा, ये फालतू क्वेश्चन है ऐसा, क्योंकि ये 2016 में आया था। उसके बाद ट्रिप्टोफान इज प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, ये बायोमोलिक्यूल से पूछ दिया इसने। तो ये सब डाटा वो है बेटा, जैसे एजी ट्रांसले इकोसिस्टम, एन अपॉन के का क्वेश्चन पहली बार यहां पर आया था। फाइलोक्लेड आपको पता है मॉर्फोलॉजी में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि 2016 में जो नीट का पेपर आया उसमें बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी के बाहर थे, क्योंकि उस वक्त तक डिसीजन हुआ नहीं था कि नीट होना चाहिए। उस वक्त तक 13 के बाद रुक गया था, तो बहुत सारे स्टेट एग्जाम भी मतलब जो थे वहां से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के दे दिया करते थे। तो इस तरीके से कोई पैटर्न फिक्स नहीं था उनके पास। दूसरा, इनमें से कुछ टॉपिक पढ़ाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते, और कुछ आज भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत अगर रिलेट हो रहा है तो बता देना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है, लेकिन मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि नाम बहुत ज्यादा पढ़ाने से नुकसान होता है, बच्चे को मेन नाम याद नहीं रहते। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये 2016 की एनालिसिस थी। सर एक बार जरा 2020 के लिए बताओ। बिल्कुल बताता हूं। ये देख, अगर तू मुझसे 2020 में देख, आप सोचो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर के आ जाएं 90 में से, तो कट ऑफ क्या लो जाएगी हाई जाएगी? खुद से सोचना इस बात को। और इनमें से कुछ की तो हवा नहीं थी, क्रॉप रोटेशन, एक्वेटिक एनिमल, कुछ को हो सकता है पता, उसके पिताजी ने कभी जीके पढ़ाई हो बिठा के, बेटा वर्ड तो याद होगी, पर हमें याद नहीं, क्योंकि यार कौन याद रखता है एक्वेटिक एनिमल, है ना?
ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पेपर एनालिसिस बात करते हैं 2020 में। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो स्टेटमेंट वाइज क्लोज क्वेश्चन होते थे। मैच द फॉलोइंग भी काफी आया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ आए थे, पर वो ऐसे थे कि जो बिल्कुल नहीं बनते। मैं आपको दिखाता हूं। आउट ऑफ एनसीईआरटी में एक आया था वर्ल्ड ओजोन डे। ये कैसे बनेगा भाई? हम भी एक पर्चा देते थे, उसमें लिखा रहता था, हम कहते थे देखो हमारे नोट से आया, पर नहीं बनता है बेटा ये। उसके बाद ये देख बेटा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आप समझो ध्यान से, आपके सिलेबस में जब एनवायरमेंटल इशू ऐड हुआ था ना, तो एनवायरमेंटल इशू में पॉल्यूशन कैसे ठीक किया जाता, ये है। प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हो सकता हो, यहां पूछा हुआ था ये। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते थे, ऐसे ये वाले आते थे। तो आपको, और दूसरा ये देखो, ये लिंक क्वेश्चन है, ये देख रहे हो, ये लिंक क्वेश्चन है। इसने क्या किया, इकोलॉजी को लिंक कर दिया एंटीबायोटिक से। यस, ये बात कर रहा है पेनिसिलियम की और स्टेफाइलोकोकस की। तो कहीं ना कहीं जो 2020 में पहली बार बहुत सारे मैच द फॉलोइंग जैसी चीजें आई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए, और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, कुछ कंफ्यूजिंग थे, तो पेपर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बना। पर मैं अगर आपको एक्चुअल नंबर दूं ना मैच द फॉलोइंग का, मेरे ख्याल से 12-15 तक शायद चले गए थे मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए। तो 2020 का जो पेपर डिफिकल्ट बना ना, वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, पर वहां पर डिफिकल्ट उसने इन चीजों से बनाया। उन्होंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा नहीं पूछा। तो यहां से मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि 2015-16 में जो डिफिकल्ट बनता था ना, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ के डिफिकल्ट बनता था। 2020 में जो उसने डिफिकल्ट बनाया ना, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, सॉरी मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, ऐसे कर करके डिफिकल्ट बनाया 2020 में। कुछ एक आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, कुछ लिंक क्वेश्चंस थे, इस तरीके से उसने करके किया। अब यहां से सर क्या सोचना है एग्जैक्टली 2025 में क्या होगा? अब मैं तेरी सोच पे आ रहा हूं। 2025 में क्लियरली देख बेटा, 2025 में, अच्छा नीट 2024 में हमने क्या फील किया? हमने फील किया कि उसको आधा पेपर इन्हीं टॉपिक से बनाना है, जेनेटिक्स, सेल, बायोमोलिक्यूल, बायोटॉक, इकोलॉजी। और ये पैटर्न वो पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बच्चे अगर इनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इसमें अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। दूसरा, उसने मैच द फॉलोइंग डाला है, स्टेटमेंट डाली है, उससे नुकसान सिर्फ उन बच्चों का हुआ है जिनको स्टेटमेंट पढ़ने में समय लगता है। बाकी बहुत मुश्किल उसने पेपर तब भी नहीं बनाया। तो अगर आप 2022, 23, 24 का एनालिसिस देखोगे ना, तो इनसे क्वेश्चंस के नंबर बड़े हैं। दूसरा क्या हुआ है बेटा, पेपर में ना स्टेटमेंट वाइज डाले तो हैं, मैच द फॉलोइंग डाले तो, पर आसान बनाए हैं, मुश्किल नहीं बनाए। कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा डाला नहीं उसने, कुछ भी चीजें हल्का बहुत इधर उधर घूमता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या बेटा, उसने इंटरनल चॉइसेस डाल दी हैं, जो पेपर को ऑटोमेटिकली इजी बना देता है, आपका कोई क्वेश्चन फंसता नहीं है। तो इंटरनल चॉइस डाल दी। तो मेरे हिसाब से 2022, 23, 24 पेपर इजी आया, क्योंकि पेपर में टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे गए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा पूछा गया, और इंटरनल चॉइसेस थी। ये चीजें पेपर को क्या बना रही थी बेटा, आसान बनाती चली गई। अब सवाल यह है कि जो असाधारण घटनाएं इस साल घटी हैं, क्या उसकी वजह से वो संस्था बदल जाएगी जो पेपर बना रही हो? हाँ, हो सकता है बदल जाए। तो जो नहीं आएगी वो संस्था क्या मुश्किल पेपर बनाएगी? बेटा हम अपनी तैयारी पूरी लेकर जाते हैं, आसान आए मुश्किल आई है तो पता ही नहीं होता हमें। आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा बच्चा है जो आसान के हिसाब से अलग पढ़ता है, मुश्किल के हिसाब से अलग पढ़ता है? तुम्हारे लिए मुश्किल की डेफिनेशन है आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछना, और मेरा जो एनालिसिस ये कह रहा है 2020 का कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछेगा। मुश्किल की परिभाषा आज के समय में यह है कि वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछ रहा है, वो क्या करेगा, स्टेटमेंट बढ़ा देगा, मतलब थोड़ा मुश्किल उसी में घुमाएगा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो जो ऑप्शन है ना आपके पास सेक्शन बी, उससे न्यूट्रलाइज कर लोगे। दूसरा, वो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी, टीचर कह रहे हैं कि सर 5-7 क्वेश्चन आ गए, अब एनसीईआरटी के बाहर का आएगा, मुश्किल बनेगा पेपर। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, वो सिलेबस वही फॉलो करेंगे, क्योंकि पैटर्न हमेशा रिसेंट जैसा ही लगता है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बदल जाए, जो पेपर सेट कर रही हो चांसेस बहुत हाई है, और पेपर वो थोड़ा बहुत मुश्किल बनाएंगे। तो मुश्किल बनाने का मतलब वो स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, इस तरह की तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कॉन्सेप्चुअली। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें एनसीईआरटी आती है, कॉन्सेप्चुअली नहीं आती। इस साल जो मैंने फील किया, एमडी सर से बहुत डिस्कस किया, हमने कहा कि सर हमने इतनी बायो पढ़ा दी है ना बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत टॉपिक आते हैं पर बहुत स्लो हैं, उसका क्या रास्ता है? तो मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि कुछ क्वेश्चंस बच्चों को स्टेटमेंट वाइज दे दें और उनको कह दें टाइम लगा के करो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये सोच रहे थे हम लोग। तो बेटा हम लोग औरों से एक लेवल ऊपर सोचते हैं, क्योंकि हम अगले टाइम का, आने वाले टाइम का सोचते हैं।
उस तरीके से हम लोग फील कर रहे होते हैं चीजों को। तो मैं आपको यहां पे क्लियर बताता हूं कि नीट 2025 में इजी लाइक लास्ट 2 ईयर आ जाए तो बढ़िया ही है। टफ आएगा तो क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा आएगा? मेरी एनालिसिस कहती है नहीं। और बेटा मैं खराब एनालिसिस तो नहीं करता, जहां तक मुझे समझ में आता है। सही हो नहीं हो ये तो वो दिन बताएगा। दूसरी चीज, स्टेटमेंट बढ़ेंगे, असर्शन रीजन बढ़ेंगे, मैच बढ़ेंगे। यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ लिंक क्वेश्चन बढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल बढ़ेंगे, और आउट ऑफ एनसीईआरटी वही पूछेगा जो वो सोचता है इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी एज सच नहीं जाएगा, कुछ खास ऐसा है नहीं जो वो पूछ सके। अब क्या से क्या करना है हमने इस साल? बेटा देख, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैंने 2 चीजों के लिए आपसे बात करनी थी। पहला कि आपको क्या सोचना है, पेपर नॉर्मल मुश्किल आएगा तो कैसा आएगा, इन चीजों में कॉन्सेप्चुअल लिंक क्वेश्चन पूछ दिए, एक दूसरे से लिंक है टॉपिक, और कहीं ना कहीं वो ऐसा ले गया कि जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट है उसमें से, जैसे नॉर्मली क्या हो रहा था ना, स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होती थी, अभी क्या है कि कॉन्सेप्चुअल की स्टेटमेंट बना दे जिसको पता लगाना मुश्किल हो। सही है, ये चीज कर सकता है। तो सर हमें क्या करना है? आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा हमारे पुराने बैचेस से भी पढ़ रहे हैं, और मैं ये जानता हूं बात, अच्छा है मेहनत करो, पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मैंने बार बार इस बात को बोला है कि हम वो नहीं हैं जो कंटेंट को कांस्टेंट रखते हैं, नोट्स होते उतार के आ जाते हैं क्लास में, हम वैसा नहीं पढ़ाते। हम फील करते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो बेटा एनसीईआरटी की सीरीज आ रही है। मैंने इस साल क्या किया, देखा कि यार डोपा के क्वेश्चंस मेरे बहुत अच्छे थे, उनको कंबाइन किया, उसमें कुछ बदलाव कर दिए, क्वेश्चंस हल्के हल्के बदल दिए, जो जो इररेलेवेंट था चीजें हटाई वो बदली, और उसके साथ कुछ म्यूटेंट क्वेश्चन डाल के एक डोपा प्राइम करके एक क्वेश्चन का सेट स्टार्ट किया आपके लिए, जो हर बच्चे के लिए करना कंपलसरी है बेटा, क्योंकि वो 200 क्वेश्चन तो बेर मिनिमम है, जो बहुत अच्छे हैं उतने तो आने चाहिए। उसके अलावा बेटा मैं बैच में लेवल अप भी कराऊंगा, पर वो कब कराऊंगा उसको मतलब बैच के साथ हम लोग करा रहे हैं। क्लियर है? तो मेरी अप्रोच इस बार क्या है कि जैसे मैं आपको क्लियर बताता हूं, हमने 2 बैचेस, मतलब दूसरा बैच जो मंथन 2.0 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कब से कर रहे हैं? मंडे से। देखो क्या क्या प्लान किया था। यूट्यूब पर हम क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ा रहे हैं ताकि एनसीईआरटी आपकी स्ट्रांग हो जाए, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर दे रहे हैं। दूसरा, हमने जो अपने बैचेज हैं, अपने बैचेज में जो पेड बैचेज है जिसमें बच्चा बैच में आके प्रॉपर लेक्चर देख रहा है, तो उनको अच्छे कंटेंट की जरूरत है। पर क्या कंटेंट जो पुराना वाला था बिल्कुल उससे मैच करके पढ़ा दे? प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूं, मैंने सेल वाला चैप्टर 11-12 लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है, पर क्या सेम लेक्चर में देखूंगा तो रेलेवेंट होगा? मुझे थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा। रीजन क्या हो रहा है कि अगर आप ये चीज फील कर सको, आप में से बहुत सारे सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? सर हमारा सिलेबस फैब पार कर गया था, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, मैं सिलेबस पूरा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं बायो वाले लोगों को, मेरे को एमडी सर को मतलब कहता है स्टैंड होना पड़ेगा, ये दिमाग में रखते हुए कि यार जनवरी में इनका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। और जनवरी में सिलेबस कराने के लिए शुरुआत में थोड़ा टाइम बढ़ा के पढ़ा देते हैं, फिर बाद में इनको हल्का सा टाइम कम करके भी पढ़ाएंगे, तो जनवरी तक कराना है। और ये प्लानिंग हमारी है। इसके लिए हमने सोचा भी क्या करा कि हमने क्या कर दिया, बॉटनी जूलॉजी अल्टरनेट कर दी। मतलब एक वीक में मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा तो एक वीक में फिर अगले वीक में एमडी सर पढ़ाएंगे, उससे पूरे वीक बॉटनी चल रही है, एक पूरा चैप्टर करा रहे हैं उसमें। फिर दूसरा हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चे घूमते रहते हैं, मैं देखता हूं कि कितना भी समझा लूं, कितना भी बोल लूं, वो 10 किताबें लेके घूमते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो हमने बोला कि काम कर बेटा, इस वीक में तुझे ये लेक्चर देखने हैं, ये नोट्स रिवाइज करने, इतने क्वेश्चन कर ले, खत्म हो गया तेरा सिलेबस, तुझे और कुछ करना ही नहीं है। सर रिवाइज कैसे करना? उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर मल्टीपल पर, ये चीज कर रहे हैं। तो एक थॉट होता है बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो आप समझो ध्यान से, ये नौकरी नहीं है जो हम लोग कर रहे होते हैं, ये वो चीज है जिससे सिलेक्शन गाइड होता है। आज भी बच्चे, लाखों बच्चे लेक्चर्स हमारे इसलिए नहीं देखते, क्यों? क्योंकि अच्छा हमने उसमें अपनी पूरी जान डाली थी, क्योंकि उस वक्त हमें फील हो रहा था कि यार वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो वहां पर। आज हमें फील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि कोई चीज मैं 2022 में सोचता था तो उसमें 2018 का रेफरेंस भी था, 2019 का रेफरेंस भी था। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं? 2019 का रेफरेंस भी था, यस, 2018 का रेफरेंस भी था। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन आज जो मैं सोच पा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, ये पेपर 2018 का है, मैंने 19 ये बोल दिया शायद बाय मिस्टेक, ये 18 का है ना? हाँ 18 वाला है, यस, हाँ ठीक है, कहाँ गया, यस ठीक है। हाँ अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं बेटा, हम इस साल कंप्रेस करके पढ़ा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जैन में खत्म कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट
क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिटेड करा रहे हैं ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम रहे आपके पास। मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर बता देते हैं। मंथन 2.0 हम लोग, और मेरा सिलेबस ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या मैक्सिमम फ्राइडे में मैं सेल करा दूंगा 4 से 5 लेक्चर में। सर क्या टॉपिक काट के कराओगे? नहीं, डिटेल पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिले। और क्यों कर रहे हैं? सिलेबस टाइम पे खत्म हो। क्लियर है? तो आप में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा, मान लेते हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, पर क्या आपको कहीं ना कहीं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, सिलेबस प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा ये एनालिसिस है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं इस चीज को, प्लीज उल्टी सीधी चीजों पे मत जाओ। बहुत ज्यादा आप पैनिक करते हो, कुछ नहीं होता उससे। हम लोग कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी एनालिसिस बहुत सटीक बैठती है। हर साल हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा कराया जाए ताकि बच्चे को बेनिफिट हो और लास्ट में जाके उसका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन से आपको लास्ट ईयर भी कैसे रुके आप? आपका सिलेबस मार्च में खत्म हुआ, अगर आपका सिलेबस अप्रैल में खत्म हुआ, तो टीचर ने चाहे कितना अच्छा पढ़ा है, पर उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया बेटा। ये चीज हमेशा याद रखना। अच्छा पढ़ाना एक अलग चीज है, तो मैं 3 साल अच्छा पढ़ा सकता हूं सेम सिलेबस को, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम में खत्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं कि हम मंथन 2.0, 1 महीना लेट, 2 महीना लेट स्टार्ट हुआ है, उसको भी मंथन 1.0 के साथ ही खत्म करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसी के लिए हम टाइम बढ़ा के पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा 2.5 घंटे क्लास ज्यादा है, बेटा सिलेक्शन होने के लिए ज्यादा है तो ज्यादा ही पढ़ा। ठीक है, क्लियर है? तो आज जो भी सेशन था, मेरा क्लियर एनालिसिस है उसको लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, और मैं उस पर बिल्कुल सटीक हूं। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैचेज में पढ़ते हो, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सिलेक्ट होते हो वो नहीं होते हो। 2 साल 3 साल हो गए आपको देखते हुए, मुझे आपका सिलेक्ट होना जरूरी है। क्लियर है? इसीलिए हम जो बैच होता है, हम हमेशा ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि बच्चे का सिलेक्शन हो, ना कि वो सीधा 1 साल और ड्रॉप कर जाए। बैच में आना, खुश होना एक अलग बात है, पर मेहनत करना बेटा जरूरी होता है। और मैं एक चीज और आपको बोल देता हूं लास्ट में जाते जाते, मोटिवेशन मेरी तरफ से ज्यादा नहीं मिलेगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें जानते, मतलब तुम श्रेष्ठ हो, जानते हो।